नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे हैं और यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने 75 प्रश्नों को देखा था। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी भावधारा की नहीं है? कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर या यमुना के प्रति। आप अपने उत्तर को कमेंट में देते रहिए। इनमें से कौन सी रचना जो है, निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी भावधारा की नहीं है? कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर या यमुना के प्रति। सही उत्तर है इसका यमुना के प्रति। यह प्रगतिवादी कविता नहीं है। कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी और तोड़ती पत्थर, ये तीनों कविताएं जो हैं प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 76 है। जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्मभीरू रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामकुमार वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्मभीरू रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है किसका कथन है, यह बताइए। सही उत्तर है इसका डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 78। आदिकाल के नामकरण के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, आदिकाल के बहुत से नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जय काल मोहन अवस्थी, उद्भव काल वासुदेव सिंह और अपभ्रंश काल बच्चन सिंह। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है इसका जयकाल मोहन अवस्थी। जयकाल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था, मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 79 है। निम्नलिखित में से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? शेखावटी है, हाड़ौती है, रतलामी है या अहिरवाटी है? इसमें से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? सही उत्तर है हाड़ौती। मारवाड़ी की उपबोली हाड़ौती है। उसके अलावा मेवाड़ी, सिरोही और थली भी जो हैं इसकी उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 80। रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 80 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर है इसका 2 प्रकार के। रूप के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 81। सीता भोजन पका चुकी है, किस काल का वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और तात्कालिक वर्तमान काल। सीता भोजन पका चुकी है वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल या तात्कालिक वर्तमान काल। सही उत्तर हो जाएगा इसका आसन्न भूतकाल। यह वाक्य आसन्न भूतकाल का है। आसन्न भूतकाल वहाँ होता है जहाँ कार्य बीते हुए समय में समाप्त हुआ हो, लेकिन उसे बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ हो, तो वहाँ पर जो है आसन्न भूतकाल होता है। यहाँ पर सीता भोजन पका चुकी है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी अभी उसने पकाकर ख़त्म किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। अमृतलाल नागर का नाटक चढ़त न दूजे रंग किसके जीवन पर आधारित है? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीर के या प्रेमचंद के? अमृतलाल नागर का नाटक है एक चढ़त न दूजो रंग, किसके जीवन पर आधारित है? सही उत्तर है इसका सूरदास। सूरदास के जीवन पर आधारित है, 1982 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 83 है। एक दुनिया समानांतर में संकलित कहानी नहीं है। तीसरी कसम, उसने कहा था, चीफ की दावत और टूटना। इसमें से कौन सी कहानी जो है एक दुनिया समानांतर में संकलित नहीं की गई है?
एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव द्वारा संपादित कहानियों का संकलन है, नई कहानियों का संकलन है। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो उसमें संकलित नहीं है। सही उत्तर है उसने कहा था को उसमें संकलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रवीण कुमार की है? वास्को डिगामा की साइकिल, जानकी पुल, बाजार में रामधन, आदमी खोर। निम्न में से कौन सी कहानी प्रवीण कुमार की है? ये सभी रचनाएं अद्यतन हैं, बहुत ही नवीन रचनाएं हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रवीण कुमार की है। सही उत्तर है इसका वास्को डिगामा की साइकिल। यह प्रवीण कुमार की है, 2020 में ही प्रकाशित हुई थी। जानकी पुल जो है यह प्रभात रंजन की कहानी है। बाजार में रामधन जो है कैलाश वनवासी की कहानी है। और आदमी खोर जो है धीरेन्द्र अस्थाना की कहानी है। इन सभी को याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, डैफोडिल जल रहे हैं किसका कहानी संग्रह है? उषा प्रियंवदा का, मंजुल भगत का, मृदुला गर्ग का या मन्नू भंडारी का? डैफोडिल जल रहे हैं किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर है इसका मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह है 1978 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 1978 में है डैफोडिल जल रहे हैं। प्रश्न संख्या 86 है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रा नंदन पंत की, रामनरेश त्रिपाठी की या नाथूराम शर्मा शंकर की? पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। किसकी पंक्ति है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रामनरेश त्रिपाठी की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 87, मनुष्य जीवन की नियति को उसके समुचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। रघुवीर सहाय के लिए कथन किस आलोचक का है? मैनेजर पांडे का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामविलास शर्मा का या गुलाब राय का? मनुष्य जीवन की नियति को उसके समुचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। किसका कथन है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका राम स्वरूप चतुर्वेदी। यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है रघुवीर सहाय के लिए। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ से यह खाली स्थान छोड़ के और प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन किस कवि के लिए है, प्रश्न को ऐसे भी बनाया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। नीरजा काव्य संग्रह में कितने गीत संग्रहित किए गए हैं? 58, 59, 60, 61। नीरजा जो है महादेवी वर्मा के गीतों का संग्रह है और इसमें कितने गीत संग्रह किए गए हैं आपको बताना है। सही उत्तर है इसका 58। 58 गीत संग्रह किए गए हैं, वो भी बिना शीर्षकों के, उनके शीर्षक नहीं है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? वीणा, पल्लव, युगांतर या युगांत? इसमें से सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? सही उत्तर है युगांत। यह अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना नहीं है, प्रगतिवादी कविता है, 1936 में प्रकाशित हुई थी युगांत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है। भरत मुनि ने नाटक में पाठ्य वस्तु को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से? भरत मुनि ने नाटक में पाठ्य वस्तु को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद?
सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु ली गई थी, वहीं सामवेद से गान लिया गया था, गीत। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया था और अथर्ववेद से रस लिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति? अंडे का शहजादा, इसका क्या अर्थ होगा? सही उत्तर हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको कहते हैं अंडे का शहजादा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 है। लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप इसमें से कौन सा है? पिबती, पिबथा, पिबामी, पिबावह। लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? सही उत्तर है इसका पिबथ। पिबसी, पिबथ, पिबथ, इस तरह से इसका रूप चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है। निम्न में से कालिदास के पूर्ववर्ती कौन है? भारवी हैं, भास है, दंडी है या भवभूति है? इसमें से कालिदास के पूर्ववर्ती कौन है, यानी कालिदास से पहले के? सही उत्तर है भास। भास जो है कालिदास के पहले से हैं, यानी पूर्ववर्ती हैं। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। रामविलास शर्मा द्वारा रचित पंचरत्न किस विधा की रचना है? पंचरत्न है यह। कहानी है, डायरी है, पत्र साहित्य है या संस्मरण है? रामविलास शर्मा द्वारा रचित पंचरत्न किस विधा की रचना है, आपको बताना है। सही उत्तर है डायरी। यह डायरी विधा की रचना है इनकी। 1980 में प्रकाशित हुई थी रामविलास शर्मा की डायरी। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के बीच लिखे गए पत्रों का संकलन इनमें से कौन सा है? मित्र संवाद, पत्रों की छाँव में, अत्र कुशलम तत्रास्तु या अक्षर अक्षर यज्ञ? रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के बीच लिखे गए पत्रों का संकलन इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है अत्र कुशलम तत्रास्तु। यह रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के बीच लिखे गए पत्रों का संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है। व्यक्तः स तैर्भाववाद्यो अस्थायी भावो रसः स्मृतः। रस की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मम्मट के, अभिनव गुप्त के, धनंजय के या भामह के? यह रस की परिभाषा है और यह किस विद्वान के द्वारा दी गई है, आपको बताना है। व्यक्तः स तैर्भावाद्यो अस्थायी भावो रसः स्मृतः। सही उत्तर है इसका मम्मट। यह मम्मट के द्वारा दी गई रस की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है। निम्न में से सुखात्मक संचारी भाव कौन सा नहीं है? गर्व, मद, धैर्य या अमर्ष? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुखात्मक संचारी भाव नहीं है। सही उत्तर है इसका अमर्ष। अमर्ष जो है दुखात्मक संचारी भाव है। लज्जा, असूया, मोह, उग्रता इत्यादि जो हैं यह दुखात्मक संचारी भाव में आते हैं। गर्व, मद, धैर्य, उत्साह ये सभी सुखात्मक संचारी भाव में आते हैं। प्रश्न संख्या 98 है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जो 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। इंद्रवज्रा है, मंदाक्रांता है, वंशस्थ है या उपेंद्र वज्रा है? कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं? सही उत्तर है इसका इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में जो है 11 वर्ण होते हैं और 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता 17 वर्ण, द्रुत विलंबित 12 वर्ण, बसंत तिलका 13 वर्ण और कवित्त 31 वर्ण। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
सही उत्तर है बसंत तिलका। बसंत तिलका में जो है 13 वर्ण नहीं होते हैं, 14 वर्ण होते हैं, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, मंदाक्रांता या बसंत तिलका। बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, मंदाक्रांता है या बसंत तिलका है। सही उत्तर है इसका उपेंद्र वज्रा, क्योंकि यहाँ पर 11 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हैं। हालांकि इंद्रवज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन इंद्रवज्रा में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं, और उपेंद्र वज्रा में 1 नगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। तो बहुत थोड़ा सा अंतर है। बहुत ही ध्यान से अगर परीक्षा में आए तो आप जो है इसको लगाइएगा। दोनों में 11 वर्ण होते हैं, लेकिन इंद्रवज्रा में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। वहीं उपेंद्र वज्रा की बात करें तो 1 नगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101। निम्न में से ओकार बहुला बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, कौरवी, अवधी या भोजपुरी। इनमें से कौन सी बोली जो है ओकार बहुला है? सभी प्रश्न मैंने बहुत ही चुन चुन कर बनाए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सही उत्तर है इसका ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ओकार बहुला बोली है। वहीं कौरवी की बात करें तो यह आकार बहुला बोली कही जाती है। और अवधी जो है उदासीन आकार बहुला है। भोजपुरी इकार बहुला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गत बुधवार वह जयपुर जाएगा। मेरा सिर शर्म से गड़ गया। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। राम की बात पर राकेश हंसा। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका राम की बात पर राकेश हंसा, यह शुद्ध है। बाकी तीनों जो है अशुद्ध हैं। यहाँ पर देखिए गत बुधवार लिखा हुआ है तो वह जाएगा नहीं रहेगा, गया था रहेगा, क्योंकि गत यानी बीता हुआ, बीते हुए बुधवार को वह जयपुर गया था, तो गत बुधवार वह जयपुर गया था। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध होगा। मेरा सिर शर्म से गड़ गया, इसका हो जाएगा मेरा सिर शर्म से झुक गया। ठीक है, और मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, जब अवश्य लगा है तो ही की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं केवल यहाँ पर रहेगा मैं तो अवश्य जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का विवरण दिया गया है? 1003, 1001, 1002 या 1000। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन दिया गया है, विवरण दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1003। शिव सिंह सरोज में 1003 कवियों का विवरण मिलता है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, इसके रचनाकार कौन हैं? सुमन राजे, परशुराम चतुर्वेदी, मैनेजर पांडे या डॉक्टर नीलाभ। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है इसका डॉक्टर नीलाभ। डॉक्टर नीलाभ की रचना है, इसके संपादक रहे हैं ये। 2004 में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में निम्न में से किस ग्रंथ की सहायता नहीं ली थी? हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, भाषा काव्य संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए किस ग्रंथ की सहायता नहीं ली थी? उन्होंने स्वयं उन ग्रंथों का वर्णन दिया है, नाम दिया है कि मैंने इन ग्रंथों से सहायता ली है। आपको बताना है किससे सहायता नहीं ली थी। सही उत्तर है भाषा काव्य संग्रह। इससे इन्होंने सहायता नहीं ली थी, जो कि महेश दत्त शुक्ल की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना है। कविता कौमुदी जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और ब्रज माधुरी सार, यह तीनों रचनाओं से जो हैं शुक्ल जी ने
अपने इतिहास ग्रंथ में लिखने के लिए मदद ली थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 106 है, बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1400 से 1650 ईस्वी, 1450 से 1650 ईस्वी, 1475 से 1700 ईस्वी या 1375 से 1600 ईस्वी। बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा इनमें से क्या रही है? सही उत्तर है इसका 1400 से 1650 ईस्वी। बच्चन सिंह भक्ति काल की समय सीमा 1400 से 1650 ईस्वी मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूलि तनु भरई किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति की, अमीर खुसरो की, चंद्रवरदाई की या जगनीक की? किसकी पंक्तियां हैं यह? खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूलि तनु भरई। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है यह और प्रश्न थोड़ा सा आसान भी है। यह विद्यापति की पंक्तियां हैं, विद्यापति की पदावली से। ठीक है। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। तुलसीदास को आनंदवन का वृक्ष किसने कहा है? नाभादास ने, लाला भगवान दीन ने, उदय भानु सिंह ने या मधुसूदन सरस्वती ने? तुलसीदास को आनंदवन का वृक्ष किसने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका मधुसूदन सरस्वती ने। इन्होंने तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष कहा है। वही नाभादास की बात कहें तो इन्होंने कहा था तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि। लाला भगवान दीन की बात करें तो इन्होंने तुलसीदास को कहा है रूपकों का बादशाह। उदय भानु सिंह कहते हैं इनको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। ठीक है। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। हिंदी की प्रथम दलित कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1914 में, 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में? हिंदी की प्रथम दलित कविता कब प्रकाशित हुई थी? हिंदी की प्रथम दलित कविता जो है अछूत की शिकायत है, कब प्रकाशित हुई थी आपको बताना है। सही उत्तर है 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। यह रचना भोजपुरी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना किसकी काव्य पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की या महादेवी वर्मा की? वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना किसकी काव्य पंक्तियां हैं? सही उत्तर है इसका महादेवी वर्मा। यह महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 111 देखिए। निम्न में से कौन सा नाटक अनुदित है? ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं और इसमें से कौन सा नाटक जो है अनुदित है? प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, कर्पूर मंजरी या सती प्रताप? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में कुछ नाटक इनके अनुदित हैं, कुछ मौलिक हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा नाटक अनुदित है। सही उत्तर है इसका कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी अनुदित है राजशेखर के कर्पूर मंजरी से, जो कि प्राकृत की रचना है। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कौन सा है? श्रीदामा, कृष्णार्जुन युद्ध, वेणु संहार या राम वन यात्रा? इसमें से माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कौन सा है? सही उत्तर है इसका कृष्णार्जुन युद्ध। यह माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है। श्रीदामा की बात करें तो राधा चरण गोस्वामी का नाटक है यह। वेणु संहार की बात करें तो यह बालकृष्ण भट्ट का नाटक है और राम वन यात्रा यह गिरधर लाल का नाटक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 113 देखिए। इनमें से कौन सी रचना जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? सूखा पत्ता, इन्हीं हथियारों से, काले उजले दिन और बीच की दीवार? इनमें से कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है इसका इन्हीं हथियारों से।
अमरकांत की रचना है यह, इन्हीं हथियारों से, उपन्यास है इनका। ये सभी जो हैं अमरकांत के उपन्यास हैं, लेकिन इन्हीं हथियारों से उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2007 में इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। एक और बात यहाँ पर नोट करिएगा कि अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सन 2009 में, ठीक है, संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 114 है, सूर्याय वसट में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी? सूर्याय वसट, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? सूर्याय वसट का अर्थ है सूर्य के लिए भेंट। ठीक है, सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होती है जिन पदों में वसट है, नमः है, स्वाति है, स्वाहा है, स्वधा है, अलम है, ये सभी अव्यय पद जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 115, एकोनाशीति किस संख्या का संस्कृत है? 79, 89, 99 या 69? एकोनाशीति किस संख्या का संस्कृत है? ऐसे प्रश्न पीजीटी की और टीजीटी की परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, एक तो ज़रूर ही रहता है। आपको बताना है एकोनशीति किस संख्या का संस्कृत है? सही उत्तर है 79 यानी कि 79। ठीक है, इसको उनासीति भी और नव सप्तति भी कहा जाता है। ठीक है, नव सप्तति, उनासीति दोनों भी कहा जाता है और एकोनाशीति भी कहा जाता है। तीन तरह से इसको कहा जाता है 79 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116 है, सह दुग्धम पिबतु का हिंदी अनुवाद होगा वह दूध पिए, वह दूध पीता है, वह दूध पी रहा है या वह दूध पिएगा? ठीक है, सह दुग्धम पिबतु का हिंदी अनुवाद क्या होगा? कमेंट में अपने उत्तर फटाफट देते रहिए। सही उत्तर है इसका वह दूध पिए। ठीक है, सह दुग्धम पिबतु का हिंदी अनुवाद होगा वह दूध पिए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि? मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि होगी? सही उत्तर है इसका विसर्ग संधि। मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान होगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118, आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है? 1955, 1956, 1957 या 1958? आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? मोहन राकेश का नाटक है यह, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। आपको बताना है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। सही उत्तर है इसका 1958। 1958 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119 है, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद का, लाला भगवान दिन का, राधा कृष्ण दास का या नंद दुलारे वाजपेयी का? वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। आपको बताना है यह कथन किस आलोचक का है। सही उत्तर है इसका नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120 है, असत्य कथन का चुनाव करना है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा का प्रवाह सरलता से कठिनता की ओर होता है या भाषा सर्वव्यापक है? आपको इनमें से असत्य कथन चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा का प्रवाह सरलता से कठिनता की ओर होता है, यह असत्य है। भाषा का प्रवाह जो है कठिनता से सरलता की ओर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 121 देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है। अहिल्या, आकांक्षा, अंतरात्मा या प्रामाणिक? इसमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध होगा? कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से? सही उत्तर है इसका प्रामाणिक। प्रामाणिक जो है शुद्ध है।
अहल्या की बात करें तो यह अहिल्या शब्द नहीं होता है, सही शब्द होता है अहल्या, ठीक है। वहीं आकांक्षा की बात करें तो आकांक्षा नहीं होता है, आकांक्षा होता है, ठीक है। इस तरह से यह शुद्ध हो जाएगा। और अंतरात्मा की बात करें तो ऊपर वाला र अंतरात्मा में नहीं रहता है, सीधा अंतरात्मा इस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 122 देखिए, स्त्रीलिंग शब्द इसमें से चुनना है। अंजन, विभाग, अनुमति, मटर, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही उत्तर है इसका अनुमति। अनुमति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अंजन, विभाग और मटर ये जो हैं दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123 है, यदि मैं दौड़ा होता किस काल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संभाव्य भूतकाल या संकेतार्थ भूतकाल? यदि मैं दौड़ा होता, यह किस काल का वाक्य होगा? सही उत्तर है इसका संकेतार्थ भूतकाल, इसमें संकेतार्थ भूतकाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124 है, हरफनमौला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? आपको बताना है कि हरफनमौला में कौन सा समास होगा। सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं, त्रिधामा किसका पर्यायवाची है? सेना का, मित्र का, चंद्रमा का या अग्नि का? कोशिश करिए कि यह अंतिम प्रश्न आपका गलत नहीं हो, सही जरूर हो। त्रिधामा किसका पर्यायवाची है? सेना का, मित्र का, चंद्रमा का या अग्नि का? सही उत्तर है इसका अग्नि। त्रिधामा अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि के अन्य जो पर्यायवाची हैं वह हैं धूम्रकेतु, इसको भी अग्नि का पर्यायवाची माना जाता है। साथ ही साथ कृषाण जो होता है इसको भी अग्नि का पर्यायवाची माना जाता है। यह ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो किसी भी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, तो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक अग्नि का पर्यायवाची होता है वैश्वानर, ठीक है, और रोहिताश्व भी होता है, ठीक है। ये सभी अग्नि के ऐसे पर्यायवाची हैं जो किसी भी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, विद्यार्थियों का इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। धूम्रकेतु, कृषाणु, वैश्वानर और रोहिताश्व यह अग्नि के पर्यायवाची हैं और यह त्रिधामा भी अग्नि का ही पर्यायवाची है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इन 50 प्रश्नों में आपके कितने 50 प्रश्न सही हुए यह भी बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।